आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ और स्वागत है आपका वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड सीजन 2 में। एक ऐसा शो जहां बात होती है उन फिल्मी हस्तियों की जिन्होंने अपने खास अंदाज से एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर। मेरे साथ हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। हम आज बात कर रहे हैं उस डायरेक्टर की जिसने उम्र को अपने हुनर से काफी पीछे छोड़ दिया, यश चोपड़ा साहब। भावना जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अमूमन 10 साल या बहुत हुआ तो 15 या 20 साल तक एक डायरेक्टर ऑडियंस की नब्ज पहचानता है, लेकिन यश चोपड़ा जी ने 40 सालों तक कैसे अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखा? आज यश चोपड़ा जी का जन्मदिन है। यश चोपड़ा जी के साथ मैंने बहुत लम्हे गुजारे हैं। यश जी में एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी दिल की आवाज सुनते थे और समय से पहले बदल जाते थे। एक बार मुझे उन्होंने हंसी मजाक में कहा कि एक समय था जब जितना मेरा फिल्म का बजट होता था, आज उतना मेरी फिल्म के कॉस्ट्यूम का बजट है। तो इस बात की मुझे हैरानगी होती थी, मगर मैंने समय के साथ इसको भी अपना लिया। आपको पता है कि यश जी पंजाब में थे अपने माँ और पिता के साथ, और B.R. चोपड़ा जो उनके बड़े भाई हैं, वो बम्बई में पहले जर्नलिस्ट थे और धीरे धीरे राइटर बने और बाद में फिल्म मेकर बने। एक छुट्टी पर B.R. साहब जब घर गए तो उनकी माँ ने कहा कि ये यश जो है बहुत मस्ती करता है और परेशान करता है, तुम उसे अपने साथ बम्बई ले जाओ और उसे कुछ सिखा दो, और अगर कुछ ना भी सिखा पाओ तो उसे वहाँ थोड़ी देर के लिए रखो ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। यश जी ने मुझे बताया कि जब वो मुंबई आए तब पहले तो मुंबई नगरी से इतने प्रभावित हो गए थे, और पूरा समय जब B.R. चोपड़ा ऑफिस जाते थे तो उनके दिमाग में 1000 कहानियां और 1000 ख्यालात होते थे, और शाम को वो B.R. साहब को अपनी सारी कहानियां बताते थे। B.R. चोपड़ा ने यह तय किया कि यश को अपने साथ ऑफिस में ले लिया जाए, और उन्होंने अपनी माँ को चिट्ठी लिख दी कि इनको मैं अपने साथ रखूंगा और देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बड़े भाई ने उन्हें अपने ऑफिस में रख लिया, उन्हें असिस्ट करने लग गए, लेकिन कौन सी फिल्म थी जिससे यश चोपड़ा साहब के डायरेक्शन की शुरुआत हुई? और जब B.R. साहब को लगा कि अब यश जी तैयार है तो उन्होंने B.R. बैनर की धूल का फूल यश चोपड़ा को डायरेक्ट करने के लिए दी। धूल का फूल अनवेड मदर की कहानी थी, जो एक तरह से बहुत पाथ ब्रेकिंग सब्जेक्ट था। सिद्धार्थ, आपको याद है कि माला सिन्हा जी के साथ हमारी एक खास मुलाकात हुई थी, जब माला जी ने हमको यश जी के बारे में कुछ बताया था जो आज हम यश चोपड़ा के बर्थ एनिवर्सरी पर दोहरा सकते हैं। फर्स्ट टाइम यश जी को चोपड़ा साहब ने अपने भाई को एज ए डायरेक्टर ब्रेक, और यश जी भी बहुत इंटेलिजेंट। एक बात बोलूं, चोपड़ा साहब के सक्सेस के पीछे यश जी का बहुत बड़ा हाथ था। मैं बोलती हूँ, मैंने देखा, काम किया 3-4 पिक्चर। आई नो यश जी वॉज मच मोर ब्रिलियंट देन हिज एल्डर ब्रदर। बोलना नहीं चाहिए, भाई का ब्रेन के ऊपर बड़े भाई को तो फख्र करना चाहिए। और हमेशा मैंने देखा चोपड़ा साहब जब स्टोरी में बैठते थे, सीन में बैठते थे, यश को मत बिठाते थे, बैठ मैं ठीक हो रहा है ये, वो सजेशन देते थे। क्या बात? He was very brainy। कौन? अपना यश चोपड़ा। चोपड़ा साहब का सोच बड़ा अच्छा था। इन्होंने जब अपना बैनर अलग किया, ये रोमांटिक की तरफ चले गए जी। चोपड़ा साहब थे बड़ा, क्या बोलते हैं, सोशली अवेकेंड आदमी। हाँ, सोशली अवेकेंड आदमी थे। मगर मुझे सोशल पिक्चर पे, सोशल ड्रामा पे आज की डिमांड क्या है, कल क्या होने वाला है, ये विजनरी कौन थे? B.R. चोपड़ा। पर उसमें थोड़ा सा इधर उधर अच्छा हो रहा कि नहीं, सजेशन लेते थे, और ये जो सजेशन देते थे जिसका नाम है यश चोपड़ा करे। और खास करके रोमांटिक सीन वगैरह में चोपड़ा साहब ज्यादा इनका हेल्प लेते थे। चोपड़ा साहब थोड़ा सा ड्राई थे। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। जी। ये वो थोड़ा नमकीनदार, जी, मसालेदार, रसदार रसिक आदमी, रोमांटिक। जी। तो जो रोमांटिक सीन जब होता था ना, चोपड़ा साहब वहाँ पे फेल खाते थे। तो उसको किस तरह से पिरोना है, वो यश जी का काम था। सही बात है। दूसरी फिल्म धर्मपुत्र, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। ये कम्युनल राइट्स पर थी। धर्मपुत्र बहुत ज्यादा सराही गई, और पृथ्वीराज कपूर ने और दूसरे वेटरन्स ने उनको फोन करके कहा कि बहुत अच्छी फिल्म तुमने बनाई है, मगर बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल डड रही। बड़े भाई से छोटे भाई का डिप्रेशन देखा नहीं गया। B.R. साहब ने कहा कि अब B.R. बैनर की पहली कलर फिल्म बनेगी और हिंदी सिनेमा की पहली मल्टी स्टारर फिल्म बनेगी वक्त, और कहा कि यश तू ये फिल्म डायरेक्ट करेगा। फिल्म बहुत ही प्रख्यात हुई और बहुत ही सराही गई। इसके बाद आदमी और इंसान
जो दो दोस्तों की कहानी थी जो अलग अलग राह पे चले गए हैं, फिरोज खान और धर्मेंद्र के साथ। शूटिंग जब क्लाइमैक्स पे आई तब सायरा बानो की तबीयत की वजह से उनको परदेश जाना पड़ा लंबी ट्रीटमेंट के लिए। इसी दौरान यश जी एक नाटक देखने गए भाईदास हॉल में, गुजराती नाटक था धुम्मस। उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपने भाई से बात की, दूसरे दिन पूरा BR बैनर नाटक देखने गया और एक दिन में ये तय किया गया कि जब तक सायरा बानो लौट के नहीं आती वो एक और क्विकी फिल्म बनाएंगे, इत्तेफाक, जिसमें राजेश खन्ना और नंदा थे। सस्पेंस थ्रिलर थी, एक भी गाना नहीं था और इंटरवल भी नहीं था। BR फिल्म्स के बैनर तले बेहतरीन फिल्में कर रहे थे यश चोपड़ा साहब, एक के बाद हिट फिल्में दे रहे थे, अपने आप को साबित भी कर चुके थे, एक सेट लाइफ भी थी। फिर आखिर क्या वजह थी कि उन्हें अलग होना पड़ा अपने बड़े भाई से, ये बताएंगी जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया जी। BR चोपड़ा सबसे बड़े भाई थे और यश जी सबसे छोटे भाई थे, बल्कि यश जी थोड़े ही बड़े हैं BR चोपड़ा के बड़े बेटे रवि चोपड़ा से। BR चोपड़ा ने हमेशा यश जी को अपने बेटे की तरह घर पे रखा और घर में कभी भाभी जी ने खाना नहीं बनाया यश जी को पूछे बगैर कि आज क्या खाना है, क्योंकि यश जी को खाने का बड़ा शौक था। जब यश जी की शादी हुई तो वो भी BR चोपड़ा ने करवाई थी और यश जी की बीवी पैमेला इसी घर में दुल्हन बन के आई। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जैसी सुर्खियों में आती है। शायद एक सिर्फ जिज्ञासा थी कि अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अब उनकी पत्नी है और आगे चलकर उनके बच्चे होंगे। इसी दौरान यश जी गए हनीमून पर कश्मीर और वहाँ पे वो पढ़ रहे थे गुलशन नंदा की एक नॉवेल। उनको इतनी अच्छी लगी कहानी कि बम्बई आते ही उन्होंने गुलशन नंदा से कहा कि मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। शायद इस प्लानिंग के दौरान उन्होंने ये तय कर लिया कि अब वो अपना खुद का बैनर बनाएंगे। उन्होंने अपने भाई साहब से ये बात की। जाहिर है कि उनको थोड़ा धक्का लगा, मगर बाद में उन्होंने मान लिया और कहा कि ठीक है, तुम अपना भविष्य बनाओ और अब क्योंकि तुम अलग हो रहे हो तो सब कुछ प्लानिंग, प्रोडक्शन तुम्हें खुद अकेले करना होगा। और वहाँ से शुरुआत हुई यश चोपड़ा के अलग बैनर के यशराज फिल्म्स। और पहला प्रोडक्शन था दाग, जिसमें राजेश खन्ना थे, जिनके साथ उन्होंने इत्तेफाक में काम किया था और आज वो सुपरस्टार थे। यशराज फिल्म्स बन चुकी थी और उसकी पहली प्रोडक्शन दाग रिलीज हो चुकी थी, लेकिन 70s में और कौन सी फिल्में आई जिन्होंने यश चोपड़ा का सिक्का जमा दिया हिंदी फिल्मों पर। आज यश चोपड़ा जी का जन्मदिन है। जब कभी यश चोपड़ा जी का जन्मदिन होता है या उनसे जुड़ी उनकी फिल्मों की कोई खास तिथि होती है तो न चाहते हुए भी मेरी आंखें थोड़ी नम हो जाती है। दाग को क्रिटिक्स ने बहुत अप्रिशिएट किया था, मगर बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही, क्योंकि ऑडियंस एक आदमी के साथ दो औरतों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और इस बात पर बहुत ज्यादा मॉरल डिबेट भी हुआ था उस दौरान। मगर गुलशन राय, जिन्होंने दाग में पैसे लगाए थे, को यश चोपड़ा में पूरा विश्वास था, तो उन्होंने यश चोपड़ा के साथ एक और फिल्म बनाई, जोशीला। तो इस फिल्म के लिए देवानंद हीरो बने। जोशीला फिर से नहीं चली। यश जी ने एक बात की गांठ बांध ली कि जब तक उनका दिल नहीं कहेगा वो फिल्म नहीं बनाएंगे। कभी कभी उनमें से पहला विषय था जो उनके दिल ने कहा कि उनको बनानी चाहिए। कभी कभी की स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी और डेट्स के बारे में प्रॉब्लम चल रही थी। इसी दौरान सलीम जावेद, जो जंजीर के बाद बहुत बड़े हिट हो चुके थे, एक अंडरवर्ल्ड की कहानी लेकर आए यश चोपड़ा के पास। यश जी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी, वो अमिताभ बच्चन के पास गए, अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छी लगी, तो सबने ये फैसला कर लिया कि पहले दीवार बनाएंगे और बाद में कभी कभी। दीवार सुपरहिट हो गई और उसके बाद कभी कभी भी सुपरहिट बन गई। त्रिशूल बहुत बड़ी हिट रही संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन के बाप बेटे के रिश्ते पर। और इसी सीरीज में एक तीसरी फिल्म थी काला पत्थर, और इन सब में कॉमन थे अमिताभ बच्चन और उनकी एंग्री यंग मैन इमेज। दीवार, कभी कभी और काला पत्थर में अमिताभ बच्चन के अलावा एक और बात कॉमन थी, नीतू सिंह,
जो आज नीतू कपूर है। नीतू कपूर अपने फेवरेट डायरेक्टर यश चोपड़ा को कैसे याद करती है, सुनते हैं। यश चोपड़ा तो मेरे फैमिली के थे। मैंने जैसे शुरू किया मेरा करियर, दैट वाज व्हेन आई वाज 13। दीवार से शुरू किया और मैंने एंड किया काला पत्थर। सो ऑल थ्रू माय करियर एक यश चोपड़ा और एक मनमोहन देसाई, ये कॉन्स्टेंटली मेरी एक मूवी रहती थी उनके साथ। और मेरी शादी भी हो रही थी। आई रिमेंबर काला पत्थर का हम लोग लास्ट शेड्यूल करके आए पूना में, लोनी में, एंड हम लोग प्लेन से आ रहे थे एंड ही यूज्ड टू कॉल मी पैंदी टक्की एंड स्वीटी पाई। ही सिंग स्वीटी पाई एक और मूवी कर दे। आई से नहीं यश जी, आई एम गेटिंग मैरिड नाउ। अच्छा लास्ट एक करके जा। आई से नहीं यश जी, अभी बस हो गया। आई मीन ऑल थ्रू द फ्लाइट फ्रॉम लोनी टू बॉम्बे ही वाज जस्ट इंसिस्टिंग एंड he felt काला पत्थर में कि I had evolved, I had become more mature. Since दीवार to कभी कभी to दूसरा आदमी to काला पत्थर, he felt I could do now great work with him and he wanted me to do actually सिलसिला। That time सिलसिला में थी परवीन, मैं थी और अमित जी, एंड बाद में जब आपने मना किया फिर स्मिता। So initially he had thought about me and Parveen and Amit ji. Okay. That was his casting in his mind. काला पत्थर का रोल एक्चुअली बहुत आपका लेयर्ड था। तो उसमें गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे। धूम मचे धूम एंड मैया मैया मैं तो पाऊंगी। Those two songs were quite memorable. और उसकी काफी मेमोरीज भी हैं। जो नाइट शूटिंग थी और मेरे हस्बैंड ने मेरे को कितना तंग किया था भावना, यू रिमेम्बर? आपके हस्बैंड वो जो बोलते थे कि 9 बजे के बाद शूटिंग नहीं करना। इट वाज अ नाइट शूटिंग एंड आई हैड टू बी होम एट 9 o'clock, स्टार्ट शूटिंग एट 7. So this was at Raj Kamal. नीतू बॉयफ्रेंड थे। Sorry. I told Yash जी I have to go. My boyfriend will kill me. I have to go home at 9:30. फिर वो ऐसे अरेंज करते थे कि वो 2 घंटे मेरे शॉट्स लेते थे। मैं ज्वेलरी भी नहीं उतारती थी, कपड़ों के साथ गाड़ी में बैठती थी और घर भागती थी। Because I had to go home and call him up. That time there were no cell phones. Right. So it was quite an experience, that song especially. यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन, 3 एंग्री यंग मैन की फिल्में, लेकिन फिर एक बदलाव आया और यश चोपड़ा ने ऐसी फिल्म बनाना बिल्कुल ही छोड़ दिया और सिर्फ रोमांटिक फिल्में बनाने लग गए। भावना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। मेरे हिसाब से कुछ दौर बदल रहा था और शायद सलीम जावेद ने ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं दी इसके बाद जो यश चोपड़ा के दिल को भा गई। दिल से हमेशा यश जी एक आशिक रहे हैं, शायराना मिजाज रहा, साहिर लुधियानवी और शब्दों से उनका एक खास लगाव रहा। तो इसी वजह से शायद उनके अंदर जो एक रोमांटिक आदमी है वो हमेशा चाहते थे कि रोमांटिक फिल्म्स ही बनाए। जब उन्होंने कभी कभी बनाई थी और राज कपूर ने बहुत तारीफ की थी, तब राज कपूर ने उनको एक गुरु मंत्र दिया था कि अगर तुम्हारी फिल्में चले या ना चले तो ऑटोग्राफ नहीं बदलते हैं हम लोग, जो हमारा सिग्नेचर है वो तो वही रहेगा। तो अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम रोमांटिक फिल्म्स बनाओ तो तुम रोमांटिक फिल्म्स ही बनाओ। शायद यही विश्वास था कि उन्होंने सिलसिला बनाई, बाद में चांदनी और फिर लम्हे। मगर सिलसिला और लम्हे में वही दाग वाला प्रॉब्लम था, एक मॉरल डिबेट था जो ऑडियंस को पूरी तरह से अपना नहीं पाए वो। मगर चांदनी, जिसके बारे में सबने कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, वो सुपरहिट रही। 90s का दशक आया, संगीत बदल रहा था, कहानियां बदल रही थी, फिल्में बदल रही थी, स्टार्स बदल रहे थे। तो कैसे बदला अपने स्टाइल को यश चोपड़ा साहब ने? भावना जी, आप बताइए। यश चोपड़ा ने अपने स्टाइल से ज्यादा अपने आप को बदला, अपने विचारों से, अपने विषय से। उनको हमेशा आकर्षण रहा अलग अलग सब्जेक्ट से। डर का सब्जेक्ट जब उनके पास आया तो उनको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। इसमें 2 हीरोज की जरूरत थी, एक जो खलनायक था और दूसरा नायक था। जितने लोगों को खलनायक के लिए ऑफर किया गया, सबने कहा बहुत अच्छा रोल है, मगर आखिर में मना कर दिया। उसी दौरान शाहरुख खान को मिले और शाहरुख खान को ये फिल्म ऑफर की। शाहरुख खान ने कहा कि मैं फिल्म तो कर लूंगा, मगर मैं ऐसा ही कुछ रोल एक दूसरी फिल्म में कर रहा हूँ। यश जी ने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है। इस फिल्म से शाहरुख खान, डायरेक्टर यश चोपड़ा और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा, जो फिल्म के असिस्टेंट थे, एक खास रिश्ता बन गया। इसके बाद यश चोपड़ा ने कुछ 4 साल के बाद दिल तो पागल है बनाई, जिसमें माधुरी दीक्षित थी और शाहरुख खान थे और करिश्मा कपूर थे। शाहरुख और करिश्मा दोनों मानते हैं कि यश चोपड़ा का उनके करियर में एक खास योगदान है। एक लंबे अरसे तक यश जी पिक्चर नहीं बना रहे थे, उनके बैनर से बहुत सारी फिल्में बन रही थी। आदित्य चोपड़ा ने एक कहानी लिखी
जो यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की, वीर ज़ारा। वीर ज़ारा के रिलीज के बाद यश चोपड़ा ने ये भी कहा कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी, मगर फौरन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरा दिल चाहा तो मैं बनाऊंगा। और कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने एक और फिल्म के बारे में तैयारी करना शुरू कर दी। यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जान के जब मीडिया मीट रखी गई थी, तब स्टेज पे शाहरुख खान यश चोपड़ा का इंटरव्यू कर रहे थे। शाहरुख खान मजाक कर रहे थे और यश जी भी उनके साथ मजाक कर रहे थे। बीच में इस इंटरव्यू को रोका गया। साफ नजर आ रहा था कि यश चोपड़ा बहुत जज्बाती हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यश जी को खुद पता चल गया था कि इस बार ये सचमुच ही उनकी आखिरी फिल्म है। और अपने नाम के ही अनुरूप जब तक है जान तब तक फिल्में बनाते रहे यश चोपड़ा साहब। अगले हफ्ते रविवार फिर से हाजिर हो जाएंगे लेकर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।